करो। बरेली में सीएम ने अधिकारियों के साथ की कोरोना पर समीक्षा बैठक। प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम। समीक्षा के बाद नोएडा के लिए हुए रवाना। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य कर्मियों पर भड़की डीएम। कोविड-19 सेंटर पर बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ देख डीएम का चढ़ा पारा। लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में यूपी के सैकड़ों इलाके। लोगों के सामने रहने और खाने की भारी किल्लत। पूर्वांचल के कई जिलों में दिख रही है बाढ़ से तबाही। जौनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद के बाद दबंगों ने परिवार पर बोला हमला। लाठी डंडे और धारदार हथियार से परिवार के 4 लोगों को किया घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरब पश्चिम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। अयोध्या में 5 अगस्त को हुए राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि भूमि पूजन के दौरान आतंकी और चरमपंथी संगठन हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के इसी इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने भूमि पूजन के दिन सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। गिरफ्तार 4 आरोपियों के तार भी उसी विवादित संगठन पीएफआई से जुड़े हैं, जिस पर नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़काने का आरोप है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। अयोध्या में 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन से करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा था। उसी दौरान विवादित चरमपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने देश में हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, जिसके आरोप में लखनऊ और बहराइच से कई गिरफ्तारियां की गई, जिनमें से पहला आरोपी है लखनऊ के काकोरी थाने में खड़ा अब्दुल मजीद नाम का ये शख्स, जो पीएफआई का मीडिया प्रभारी है। दरअसल मजीद ने राम मंदिर शिलान्यास के बाद सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसमें कश्मीर से अनुच्छेद 320 और 3 तलाक कानून के अलावा राम मंदिर के शिलान्यास का भी विरोध किया गया था। खुफिया एजेंसियों ने भी इनपुट दिया था कि जब राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा तो देश के अंदर से भी बड़ा खतरा रचा जा सकता है। ऐसे में पीएफआई ने 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, तो उसी वक्त लखनऊ के काकोरी में बैठा पीएफआई का मीडिया प्रभारी अब्दुल मजीद सोशल मीडिया पर ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट को वायरल कर रहा था, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, लोगों में वैमनस्य फैले। और कुछ ऐसा ही बहराइच में बैठे 3 शख्सों ने भी किया। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए वैमनस्य फैलाया जा रहा था। यूपी में दंगे फैलाने की साजिश के तार सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि बहराइच से भी जुड़ गए हैं। यहाँ से पुलिस ने पीएफआई के पूर्व सदस्य के अलावा साहबे आलम के अलावा एडीपीआई के भी 2 सदस्यों अलीम और कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान तीनों के मोबाइल से भड़काऊ और सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाली सामग्री मिली है। सूचना मिली थी कि जगल कस्बे में हीरा मस्जिद के बगल में डॉक्टर अलीम की क्लिनिक है। वहाँ पर कुछ लोग बैठ करके सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता को विघटित करने वाले चित्रों, आलेखों और संदेशों का व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए मोबाइल के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहां पर जाकर के रेड की और वहां पे डॉक्टर अलीम और उनके सहयोगी साहिब आलम और कमरुद्दीन 3 व्यक्ति मिले। उनके मोबाइल में इस तरह के संदेश जो कि भड़काऊ संदेश थे और चित्र थे वो मिले, उसको जब्त किया गया। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास से पहले ही खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है कि आतंकी संगठन हमला या माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं और धार्मिक उन्माद को हवा देकर हिंसा फैलाने की फिराक में है। और अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के दौरान इस साजिश में पीएफआई की भूमिका सामने आई है, जिसके बाद अब पुलिस और जांच एजेंसियां पीएफआई और एसडीपीआई की सक्रियता की बारीकी से जांच कर जानने में लगी है।
क्योंकि इसी साल जनवरी के महीने में भी नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हिंसा फैलाने में भी इन्हीं संगठनों के जुड़े होने के सबूत मिल चुके हैं। फिलहाल यूपी पुलिस ने लखनऊ और बहराइच में की गई 4 गिरफ्तारियों के बाद अब उन तमाम संदिग्धों पर भी नजर रखना शुरू कर दिया है जो पहले से खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर रडार पर थे, और अब उनकी हरकतों पर नजर रखकर गिरफ्तारी भी की जाएगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष शर्मा लाइव कनेक्ट हैं इस वक्त लखनऊ से। संतोष, ये बहुत बड़ी बात जो सामने आ रही है, ये जो हिंसा फैलाने की साजिश है, जो कोशिश है, जो भड़काऊ संदेश है सोशल मीडिया पर, और जो सामने आ गया है, इसके बाद अब क्या हो सकता है आगे संतोष? देखिए, पीएफआई के जो भी लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए सीए और एनआरसी की हिंसा में, उसके बाद से लगातार ये खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे, और उसी के चलते ही जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर रहे थे और इनके द्वारा जहरीली ताजा सांप्रदायिकता फैलाने वाली जो पोस्ट वायरल की गई, उसके बाद से इनकी गिरफ्तारी की गई। सबसे अहम बात कि ये सभी लोग, चाहे बहराइच से गिरफ्तार हुए तीनों लोग हों या लखनऊ से, इनका सीधा कनेक्शन पीएफआई और एसडीपीआई से है। लखनऊ वाला पीएफआई का यूपी मीडिया प्रभारी है, तो वहीं बहराइच से गिरफ्तार किया गया शख्स वहां पर पहले एसडीपीआई का प्रभारी था और अब पीएफआई का जिला मीडिया प्रभारी। यानी कि पीएफआई और एसडीपीआई आपस में लिंक है, इनके अपनी मानसिकता है, और उसी मानसिकता के तहत कि लगातार जो सोशल मीडिया पर जहर फैलाने का काम कर रहे थे, और उसके बाद से खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद से इनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित कराई गई हैं, और इनके बाद से अभी इनके और अन्य लोग भी गिरफ्तार होंगे, तो इन्होंने इस मैसेजेस को और आगे बढ़ाया है। शुक्रिया आपका संतोष। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण प्रेम और परशुराम की मूर्ति लगाने पर बीजेपी और कांग्रेस ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी क्या भगवान परशुराम के जीवन आदर्शों को आत्मसात करेगी, और अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी से हटाने वाले अखिलेश यादव क्या कुछ शिक्षा लेंगे परशुराम से, या फिर माफी मांगेंगे मुलायम सिंह यादव से। इधर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में पहले से ही भगवान परशुराम की कई मूर्तियां और धर्मशालाएं हैं, इसका स्वागत है, लेकिन इसके साथ ही महापुरुषों के कई शब्दों का भी अनुसरण होना चाहिए। गौरतलब है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को ऐलान किया था कि वो राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेगी। दरअसल यूपी में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और समाजवादी पार्टी की ओर से परशुराम की मूर्ति लगवाने के ऐलान को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उनकी मूर्ति लगाने के साथ साथ क्या उनके जीवन दर्शन, उनके जीवन चरित्र, उनके दिए गए संदेशों को, उनके सिद्धांतों को भी अपनाएगी समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव? सतयुग से लेकर आज तक पितृभक्ति का ऐसा अनुपम उदाहरण, ऐसा अनुपम चरित्र और कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। अपने ही पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने वाले अखिलेश यादव उनसे कुछ शिक्षा लेंगे और माफी मांगेंगे श्री मुलायम सिंह यादव से। प्रभु राम के भी अनन्य भक्त थे प्रभु परशुराम। एक प्रसंग आता है जिसमें प्रभु राम की स्तुति करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि विनयशील करुणा गुरु सागर, जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुगत सुभग सब अंगा, जयति शरीर छवि कोटि अनंगा। एक बड़ी खबर भदोही से हमारे पास है, वहां पर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक हैं विजय मिश्रा, रिश्तेदार के घर पर जबरन कब्जे का आरोप है उनके ऊपर। विधायक की पत्नी और बेटे का भी नाम दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा और बेटे पर एफआईआर दर्ज। आरोप रिश्तेदार के घर में जबरदस्ती रहने का, मकान की वसीयत न करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी के आरोपों पर यह मामला दर्ज हुआ है, और भदोही पुलिस कहा जा रहा है कि विवेचना में जुटी। शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए एक गनर और 4 कांस्टेबल भी दिए हैं पुलिस ने। यह सारा मामला है गोपीगंज कोतवाली के धनापुर का। लगातार चौथी बार विधायक बने विजय मिश्रा। हमारे संवाददाता रोहित गुप्ता हमारे साथ हैं। रोहित, क्या माहौल है इस वक्त भदोही में? विजय मिश्रा बोल रहा हूँ भाई साहब। विजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा बोल रहा हूँ भाई साहब, बोलिए।
हेलो, आप विजय मिश्रा जी बोल रहे हैं? हेलो, एमएलए विजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं? हेलो, मिश्रा जी, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर क्या कहना है आपको? रोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भदोही से। रोहित, सारा मामला क्या है? एक बार फिर से पूरी खबर आपको बता दें। भदोही में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। विधायक का नाम विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे का भी नाम है एफआईआर में, और शिकायतकर्ता जो है उनको सुरक्षा भी दी गई है। रिश्तेदार के घर पर जबरन कब्जे का आरोप लग रहा है एमएलए विजय मिश्रा के ऊपर, और इसीलिए बाहुबली विधायक माने जाते हैं विजय मिश्रा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है रिश्तेदार के घर पर जबरन कब्जे का। इस एफआईआर में विधायक की पत्नी और बेटे का भी नाम दर्ज है। भदोही से विधायक है बाहुबली, 4 बार के एमएलए बताए जा रहे हैं। ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक है विजय मिश्रा, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप रिश्तेदार के घर पर जबरन कब्जा करने का। पत्नी और बेटे पर भी एफआईआर दर्ज। एमएलए विजय मिश्रा खुद हमारे साथ हैं। विजय मिश्रा जी, स्वागत है आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी भाई साहब, मिल रही है। मिश्रा जी, ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहेंगे आप अपने ऊपर? अभी भाई साहब यकीन मानिए, ईश्वर साक्षी है, यहाँ आपके प्रेस वाले भी आए हुए हैं। एफआईआर के बारे में मुझे एक शब्द किसी के द्वारा मालूम नहीं है। ये जरूर सुना गया है कि एफआईआर लिखी गई है। ये आरोप आपके ऊपर आपके रिश्तेदार लगा रहे हैं मिश्रा जी? रिश्तेदार नहीं लगा रहे हैं। जहाँ आजकल धन, प्रॉपर्टी, पैसा आ जाता है। हमारे भतीजे की शादी, एकमात्र उनकी लड़की नीरज जो तिवारी थी, बिंदेश्वरी नारायण तिवारी जब मर गए तो अकेली लड़की थी, बाद में कहीं से लड़का मैनेज हुआ, बाद में आएगा। वो यहीं रहते थे और यही मैं भी करीब 84-85 से लगभग 107 कम में वो रहते हैं, कृष्णमोहन तिवारी रहते हैं। सामने 200 गज की दूरी पर 107 में मैं घर बना के पत्नी सहित रह रहा हूँ। 1988 इसी कौलापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही से मतदाता सूची में जरूर 85-86 से रह रहा हूँ। और फिर यहीं से जिला ब्लॉक प्रमुख दूसरी बार 95 से हमारी पत्नी भी सदस्य लड़ी। 2000 से फिर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ। श्रीमती जी इसी पते से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई। 2002 में अध्यक्ष हुई। 2002 में मैं विधायक हुआ। वो 2002 में जिला पंचायत श्रीमती रामदली अध्यक्ष हुई। 2005 में वो तो ठीक है मिश्रा जी, लेकिन ये आप पर जो आरोप है, सुन लीजिए, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, सर बता रहा हूँ। फिर 2007 में, 2012 में, 18 में, 16 में रामदली, फिर 17 इसी पते से इसी घर से रहा। तो जब आज 85 या 84 में रहा, 16, 15 या 86 से, तो आप जानिए 34 साल बाद ये मुकदमा कहाँ से लिख गया कि किसका मैं घर प्रॉपर्टी कब्जा कर रहा हूँ, आप बता दीजिए। नहीं, ये तो आपको बताना है। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस तो यहाँ हमारी हत्या की साजिश कर रही है। किन किन कारणों से आगे हम आपको बता नहीं सकते। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कह रहे हैं भदोही पुलिस आपकी हत्या की साजिश कर रही है मिश्रा जी? पहले प्रेस में बोल चुका हूँ भाई साहब, अन्यथा नहीं। अमर उजाला के लोग बैठे हैं। भदोही पुलिस और यहाँ के डीआईजी, एडीजी जो हमको भदोही में चुनाव हार गई थी बसपा पार्टी, फर्जी नंदगोपाल नंदी ने 120 बीट का मुलजिम बताया। माननीय हाई कोर्ट के जज ने कहा कि 120 इन पर नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और फिर उसके बाद आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं मिश्रा जी, आप पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये सवाल अब पुलिस से होगा, भदोही पुलिस से होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए विजय मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका। विजय मिश्रा कह रहे हैं पुलिस उनकी हत्या की साजिश कर रही है। बड़े अधिकारियों का भी वो जिक्र कर रहे हैं इस साजिश में। विजय मिश्रा का बड़ा आरोप, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने, और एफआईआर में पत्नी और बेटे का भी नाम है। लेकिन विधायक विजय मिश्रा ये कह रहे हैं कि आरोप गलत है, सरासर गलत है, और पुलिस उनकी हत्या की साजिश रच रही है। अभी एबीपी गंगा पर उन्होंने कहा है उन पर पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे। आगे बढ़ते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और 8 अगस्त यानी शनिवार को जिले का दौरा कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने खुद उन जगहों पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया जहां शनिवार को सीएम योगी पहुंचने का कार्यक्रम है। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा में कुछ अहम परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे और सेक्टर 39 में बने कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे।
इस अस्पताल का निर्माण नोएडा प्राधिकरण की ओर से किया गया है, जबकि कोविड के इलाज की सभी सुविधाएं टाटा समूह और बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से दी गई है। यह अस्पताल कोविड के इलाज की सभी सुविधाओं से लैस होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नोएडा सेक्टर 39 स्थित न्यू कोविड हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जाएगा। इसका विशेषता है कि इसमें कोविड सपोर्ट, कोविड ट्रीटमेंट के लिए जो भी आधुनिक उपकरण चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब यहाँ लगाया गया है। नोएडा अथॉरिटी द्वारा बिल्डिंग बनाया गया था, उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इसका फर्निशिंग का कार्य किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त कोविड बेड्स, यहाँ के मानव संसाधन, जितने भी ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ है, वेंटिलेटर फैसिलिटीज़ है या डायलिसिस मशीन्स है, सीटी, एक्सरे, सारे स्कैनिंग मशीन्स, समस्त पूरे फैसिलिटीज़ का अवलोकन किया जाएगा। इसके उपरांत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम का भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। और गैंगस्टर विकास दुबे कांड के बाद यूपी पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस अब गैंगस्टर टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ तो कर ही रही है, साथ ही उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जा रहा है। और इसी कड़ी में रामपुर के एक गैंगस्टर गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। पुलिस की इसी घोषणा के साथ रामपुर के कुख्यात गैंगस्टर रहे गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई। शासन के आदेश का बोर्ड लगा दिया गया और घर के ऊपर नोटिस चस्पा कर दिए गए। पूरी कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की गई। बताया जा रहा है कि गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान ने आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। प्रशासन के मुताबिक करीब 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जनपद रामपुर के थाना टांडा में गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान नाम के एक गैंगस्टर के खिलाफ 2017 में अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना से इसमें आरोप पत्र प्रेषित किए गए और विवेचना के दौरान यह भी प्रकाश में आया इस गैंगस्टर द्वारा अपराध से अर्जित जो संपत्ति है उससे बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली गई है, जिस आधार पर 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसकी संपत्ति कुर्क किए जाने की रिपोर्ट जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रेषित हुई, जो वाद संख्या 1675 वर्ष 2018 के रूप में दर्ज हुई। लगातार उस पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान ही गुलाम हुसैन की मृत्यु हो गई और ये संपत्ति उसकी पत्नी और उसके पुत्रों के नाम आ गई। आपको बता दें कि रामपुर के थाना टांडा के गांव दढ़ियाल मुस्तेकम निवासी गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान की साल भर पहले मौत हो गई थी। उस पर थाना टांडा में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज थे। उसने अवैध खनन समेत कई आपराधिक मामलों में लिप्त होकर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति बनाई थी। वो पूर्व प्रधान भी रह चुका है। अब उसका बेटा ही उसकी संपत्ति का वारिस है, लेकिन उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है और वो फरार चल रहा है। इधर विकास दुबे कांड के बाद चौकस हुई पुलिस ने प्रदेश के गैंगस्टर और टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ तो शुरू कर दी, साथ ही उसकी नाजायज संपत्तियों को भी कुर्क करना शुरू किया है। ऐसे में गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान की संपत्ति का जब्त होना लाजमी था। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। Amazon प्राइम डे की ढेर सारी डील्स पाने का आज है आखिरी मौका। सिर्फ आज रात तक जॉइन प्राइम। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 24 घंटे, आठों पहर, कहीं भी, कभी भी टूट सकता है अपराध का कहर। इसलिए जरूर देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्राइम स्टोरीज, ताकि आप उनसे सीखें और रहें हाई अलर्ट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हाई अलर्ट प्रेजेंटेड बाय कैंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। खबर गाजियाबाद से है। वहां पर पुलिस की लापरवाही का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कविनगर के एक शख्स ने 1 साल पहले घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार होने वाली पत्नी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अब कोर्ट को सीधे इसमें दखल देना पड़ा है। गाजियाबाद के कविनगर इलाके की इस कहानी में भी स्थानीय पुलिस की कार्रवाई में लेट लतीफी और लापरवाही को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया है। गाजियाबाद की अदालत ने पुलिस को उस केस के संबंध में जल्द कार्रवाई करने को कहा है, जिसमें एक शख्स ने लुटेरी दुल्हन का मामला दर्ज करवाया था। वाकया करीब 1 साल पहले का है। इस सीसीटीवी फुटेज में उस लुटेरी दुल्हन की करतूत दर्ज है, जो कि शादी के कुछ ही दिनों बाद घर की नकदी और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई। लेकिन इसकी शिकायत के बाद पुलिस से भी कोई सुराग नहीं मिला, तो पीड़ित को अदालत में गुहार लगानी पड़ी। जो अवंतिका के हमारे क्लाइंट हैं, उनके साथ भी मंजू खन्ना ने किसी मोनिका नाम की लेडी के साथ में इनका शादी कराई, और शादी के तुरंत बाद ही वो लेडी 6 लाख रुपए के हीरे और सोने के जेवर लेकर के इनके घर से चंपत हो गई। जब इन्होंने जाकर मंजू खन्ना से शिकायत की, तो मंजू खन्ना ने इनके मामले को निपटाने के लिए 20 लाख रुपए की मांग की है कि यदि आप 20 लाख रुपए दोगे तो आपका इस लेडी से पीछा छुड़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार का एक संगठित गिरोह है, जिसके खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर दिया है, और सेक्शन 419, 420, 380 आदि में इसमें मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना कविनगर को हो गए हैं। सुरक्षा कारणों से पीड़ित ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनके वकील की माने तो दिल्ली एनसीआर में लुटेरी दुल्हन गैंग सरेआम चलाया जा रहा है, जिसका काम ऐसे लोगों को फांसना जो अकेले या तलाकशुदा हों। लालच देकर, शादी का लालच देकर के, और ये वो लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके साथ में शादी का लालच देकर के उनके साथ विवाह कराते हैं, और विवाह कराने के बाद में उसके घर से सोना, चांदी, जेवर, जितनी प्रॉपर्टी होती है, चल संपत्ति होती है, उन सबको ये लोग रातों रात चोरी करके या दिन में चोरी करके किसी वक्त समय मिलने पर, और ये लोग लेकर के वहां से चंपत हो जाते हैं। इस सीसीटीवी में 2 महिलाओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिनमें एक बड़ा सा बैग लेकर जा रही है। बताया जा रहा है कि यही महिला दुल्हन बनके इस घर में आई थी। घर के बाहर इसके गैंग का साथी कार लेकर खड़ा है, और वो उस कार में बैठकर 9-2-11 हो जाती है। गाजियाबाद पुलिस से इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब देखना है अदालत के आदेश के बाद पुलिस इस गुत्थी को कब और कैसे सुलझाती है। विपिन तोमर, गाजियाबाद, एबीपी गंगा। बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव वेदांता लखनऊ में भर्ती किए गए हैं। पेट दर्द की शिकायत के बाद मुलायम सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राहत की बात यह है, मुलायम सिंह यादव सपा के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार,
पेट दर्द की शिकायत के बाद उनको मेदांता लखनऊ में एडमिट किया गया। अगली खबर सुल्तानपुर से। वहां पर कोविड जांच केंद्र का दौरा करने पहुंची जिलाधिकारी इंदुमती जांच केंद्र पर बरती जा रही लापरवाही को देखकर भड़क गई। दरअसल कैंप में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों का कहना था कि 50 से ज्यादा मरीजों के इकट्ठा होने पर ही जांच शुरू की जाए। इतना सुनते ही डीएम साहिबा स्वास्थ्य कर्मियों पर भड़क गईं और वहीं पर सभी को लापरवाही बरतने के लिए कतार लगाई और देरी से जांच शुरू करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार भी लगाई। अभी मैं 1 घंटे के बाद आऊंगी। जितने का जो रजिस्ट्रेशन हुआ सबका सैंपलिंग हो जानी चाहिए था। ठीक है, जाओ पहले टेस्ट पहन के आ जाओ। जो सुल्तानपुर नाहर क्षेत्र है 2 किलोमीटर के अंदर बहुत ज्यादा फंसा हुआ, मतलब संख्या है, जनसंख्या है, अधिक है। आप लोग सब जानते हैं कि सारे मार्केट है, मेन इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ यहीं पे है। तो यहाँ बीच में जुलाई 10 से लेके हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पॉजिटिव केसेस को जो संख्या है वो बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमने कंटेनमेंट जोन के रूप से घोषित किया, फिर हॉटस्पॉट के रूप से घोषित करके जो सर्विलांस का काम जो होना है हम लोग कर रहे हैं। और इधर मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपने जिले के पुलिस कर्मियों को सेहतमंद बनाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। जिले में पुलिस कैफे की शुरुआत हुई है, जहां पर पुलिस वालों को न सिर्फ कम कीमत में बढ़िया भोजन मिलेगा, बल्कि उन्हें ड्यूटी पर होने पर भी भोजन की डिलीवरी की जाएगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 24 घंटे लगातार ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को सेहतमंद और पौष्टिक भोजन